दोस्तों, आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। अब हम बात करते हैं संसद के कितने अंग हैं, संसद का गठन कैसे हुआ। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को इन नामों से भी जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, मतलब पहला सदन, या इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक ही रहता है। 5 वर्ष बाद ये विघटित हो जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, खासकर इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन, मतलब जिसे द्वितीय सदन कहा जाता है। उच्च सदन मतलब बड़ों लोगों की सभा, बड़ों का सदन, या एक अस्थायी सदन भी है, और इसमें चर्चित लोगों का सदन इसे नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, मतलब 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, मतलब उसके प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा इन सब से बिलोंग करते हैं, इन शासकीय उपाधियों से आते हैं, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, जिसमें से 225 राज्यों के हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं वर्तमान में, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन है, उसका वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में संविधान के। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 81 में लोकसभा में सदस्यों की संख्या। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी। इसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, जिसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते हैं, जो राष्ट्रपति नामित करता, मनोनीत करता है। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है अब खत्म कर दिया गया है। अब इसमें अधिकतम संख्या 550 ही है, और जिसमें से 550 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से उसके प्रतिनिधि आते हैं। अब एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य थे। इनमें से 530 राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे। लेकिन अब जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नामित होते थे, उनको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से आते थे, अब केंद्र शासित 13 आते थे। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की 1 सीटें, मतलब कुल मिला के 6 सीटें अब केंद्र शासित प्रदेश में चली गई, जो राज्यों से माइनस हो गई। मतलब 530 सदस्य पहले थे राज्यों में, अब 6 माइनस हो गए, 524 सदस्य राज्यों से आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले 13 थे, अब 6 प्लस हो गए, अब 19 प्रतिनिधि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में आते हैं। कुल मिला के वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में, जिसमें से 524 राज्यों से आते हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं लोकसभा में जो आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में कहा गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन हो। मतलब इसमें से जो जब जनगणना होती है तो जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको फिर से बंटवारा किया जाता है, एक पुनर्समायोजन किया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनका पुनः समायोजन, संयुक्तिकरण किया जाता है। इस प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है, जिसमें राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन होता है। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकरण और रीत का निर्धारण करे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक अस्थिर कर दिया था।
जिसमें से 1971 की जनगणना के आधार पर ही वर्ष 2000 तक इसका जो पुनर्निर्वाचन क्षेत्र है उसको स्थिर कर दिया गया था। उसी जनगणना के जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए गए थे और सीटें निर्धारित की गई थी। इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 2026 तक यही 1971 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका समायोजन वही उसी तरीके से ही रहेगा। लेकिन 87वें संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया। मतलब 1971 के बजाय 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजन किया गया था। हम बात करते हैं अनुच्छेद 83, जिसमें संसद के सदनों की अवधि बताई, मतलब उनका कार्यकाल बताया गया है। सामान्य तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद जो चुनाव होते हैं उसकी जो पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है, जबकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय से विघटित करने का अधिकार है, मतलब यह भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल यह एक निरंतर चलने वाली संस्था है, मतलब यह एक अस्थायी संस्था, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते रहते हैं और ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में इनका मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले, मतलब जो रिटायर होने वाले सदस्य हैं वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ राज्यसभा में आके नामित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 84। इसमें संसद के सदस्यों की योग्यता बताई गई है। लोकसभा के सदस्य, मतलब इसे जनता का सदन कहा जाता है। इसकी योग्यता पहली है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल और दिवालिया ना हो। और राज्यसभा का सदस्य वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो और वह किसी सरकार किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल और दिवालिया ना हो, और इसे शिक्षितों का सदन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 85, जिसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलती है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, मतलब बुलावा भेजता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल हो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे आहूत करना, स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान, विघटन। इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। आहूत करना मतलब होता है जो संसद का प्रथम बैठक से लेकर के सत्रावसान की मध्य की समय अवधि है, संसद के दौरान सदन कार्यों के संचालन है तो प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की जो समय अवधि उसे अवकाश कहते हैं। आहूत करना मतलब होता है सभा में उपस्थित होने का आदेश। राष्ट्रपति समय समय पर जो समन जारी करता है उसी कहते हैं आहूत करना, मतलब बुलावा भेजना। स्थगन मतलब होता है जैसे जो बैठकें होती है, सत्र की बैठकें होती हैं, वो कुछ निश्चित समय के लिए, मतलब कुछ घंटे के लिए, कोई 2-3 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए जो निलंबित किया जाता है उसी को स्थगन कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन मतलब होता है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, पता ही नहीं है कब बुलाया जाएगा, किसी को नहीं पता कब बुलाया जाएगा, किस दिन बुलाया जाएगा, इसी को कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है। सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है जब सदन का सत्र पूर्ण हो जाए, मतलब पूरा हो जाए, सदन सत्र जो है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता, सत्रावसान का मतलब अब समाप्त हो गया, इसे कहा जाता है सत्रावसान। विघटन, विघटन का मतलब होता है एक बार विघटित कोई चीज़ हो जाती है तो फिर से अगर शुरू करना हो तो नए सिरे से शुरू होती है। जैसे लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है, इसी को कहा जाता है विघटन। विघटन में क्या होता है, विद्यमान जो सभा होता है उसमें जीवन काल पूरी तरह समाप्त हो जाता है, सत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 86 के अंतर्गत आता है। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा
और इन परिजनों के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदन को जब अभिभाषण करता है, संबोधित करता है, या तो किसी एक सदन या दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है या एक करके एक साथ सदन बुला सकता है, और उसमें लोगों की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। मतलब जो राष्ट्रपति है वह लंबित जो किसी विधेयक कोई विधेयक हो लंबित हो गया हो, मतलब एक तरह से अभी उस समय कंप्लीट ना हुआ हो, तो वह संसद का विधेयक से संबंधित कोई भी संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी भी सदन में अगर भेजता है तो वह सदन शीघ्रता से बिना समय गंवाए उस पर विचार करेगा और वह उस सदन में पेश करेगा राष्ट्रपति के सामने। अब बात करते हैं अनुच्छेद 87, जिसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। मतलब जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो उस समय राष्ट्रपति उनको अभिभाषण देगा, और जो वर्ष में 3 सत्र होते हैं, जो प्रथम सत्र होता है उसमें भी दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा और अभिभाषण देगा और उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। दूसरा है, प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे भाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। जो प्रत्येक सदन की प्रक्रिया है, जो इसमें किसी विषय पर चर्चा के लिए जो समय नियत किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, उसके लिए इसमें उपबंध किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 88 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में उल्लेखित किया गया, चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों में की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है उसमें बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लें, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कहा जाता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, ये सदन की किसी समिति जिसके वो सदस्य हैं उनकी बैठक या कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार उसके पास नहीं है। मतलब इसमें कहा गया है कि एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसी तरह जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। और एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब जैसे होता है ना किसी सदन का सदस्य नहीं होता, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह मंत्री किसी भी सदन का सदस्य बनने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। वो 6 महीने तक ही भाग ले सकता है, इसके बाद उसको कोई अधिकार नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुच्छेद के तो वह भाग ले सकता है, बैठक में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।